इस स्टोरी के पहले के पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में है। आज दोपहर की चारों क्लास में लिन नियंचू एकदम चुप सी थी। मेरा मन तो बहुत था कि उससे बात करूं, पर उसका वो उखड़ा उखड़ा और ठंडा सा चेहरा देखकर मैंने अपना इरादा टाल दिया। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन रात की सेल्फ स्टडी क्लास में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्कूल के होश उड़ा दिए। आज हमारी 28 नंबर क्लास की नाइट स्टडी की जिम्मेदारी इंग्लिश वाली मैडम वेन वैन पर थी। अब अपनी क्लास का वो निठल्लाबाज जीमिंग होमवर्क करने के बजाय बड़ी कटीली और टेढ़ी मुस्कान के साथ पोडियम पर बैठी मैडम को ताड़ रहा था। साला देख ही रहा था कि अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पलक झपकते ही पूरी क्लास में कूपन धेरा हो गया। सारे लौंडे लौंडियां एकदम से चीख पड़े। सबने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि भाई साहब, पूरा का पूरा स्कूल ही काले साए में डूब चुका है। अब जहाँ ऐसा माहौल हो वहाँ अपना हाई चांग कैसे पीछे रहता। माहौल गरमाने में तो वो उस्ताद है। तुरंत दहाड़ा, अरे तेरी की लाइट चली गई बे। पूरे स्कूल का पोपट हो गया, बत्ती गुल। बस फिर क्या था, 28 नंबर क्लास के सारे बैक बेंचर्स और अतरंगी नमूने एक साथ भूत प्रेस की तरह चिल्लाने और हुटिंग करने लगे। अब वेन वैन मैडम अभी नई नई थी, उम्र भी कम थी, तो उनसे ये हुड़दंग संभला नहीं। वो बेचारी डेस्क थपथपाते हुए चिल्लाती रही, शांत हो जाओ, सब अपनी अपनी सीट पर बैठो। तभी अंधेरे में से एक जोरदार चीख गूंजी, अरे कौन है बे जिसने मेरी टांग छुई? साले ठरकी, हट दूर हो। मैडम का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि ये आवाज किसी लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की थी जो जानबूझकर मजे ले रहा था। मैडम ने भी हार मान ली और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उनके बस का अब ये रायता समेटना नहीं था। अंधेरे का फायदा उठाकर क्लास के लड़के लड़कियों के दिलों में अरमान जागने लगे। सब इस ताक में थे कि काश इस अंधेरे में कोई फिल्मी सीन हो जाए, जैसे कोई चुपके से आकर उनका हाथ थाम ले या कोई गाल पर किस कर दे। अगर ये कोई कोरियन ड्रामा या लव स्टोरी होती तो हीरोइन को पक्का अंधेरे से डर लगता और हीरो मसीहा बनकर उसे अपनी बाहों में छुपा लेता। पर यार, यहाँ तो पासा ही पलट गया। अचानक क्लास के आखिरी कोने में खिड़की के पास से धड़ाम की आवाज आई। मैं घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा था। भाई, मुझे क्या पता था कि ये लड़कियों वाला अंधेरे से डरने का रोना मेरे पाले में आ गिरेगा। भगवान ने स्क्रिप्ट लिखते हुए मेरा और हीरोइन का रोल बदल दिया था क्या? असल में जब मैं 6 साल का था तो गांव के घर में रात को अकेले टॉयलेट जाने के चक्कर में एक गहरे अंधेरे सूखे कुएं में गिर गया था। उस खौफनाक और काले कुएं में मैंने पूरी रात रोते हुए काटी थी। उधर मेरे डैड को लगा कि बेटा कमरे में खर्राटे मार रहा है और वो मम्मी के साथ अपनी मीठी नींद सो रहे थे। बस उसी दिन से जो डर बैठा वो आज तक नहीं गया। मैं आज भी कमरे की लाइट ऑन करके सोता हूँ। इस वक्त जमीन पर लेटे लेटे मेरा दम घुट रहा था। दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में से काली परछाइयां मुझे दबोचने के लिए हाथ बढ़ा रही हूँ। तभी मेरे कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जो किसी अप्सरा के सुर जैसी लगी। वो लड़की जो दोपहर से मुझे घास तक नहीं डाल रही थी, इस अंधेरे में घबराकर मेरा नाम पुकार रही थी, चेन हुआन। सच कहूँ तो स्कूल के दिनों में नाइट स्टडी के वक्त लाइट जाना एक अलग ही लेवल का रोमांच होता है। सालों बीत जाने के बाद भी उस अंधेरे में जो कुछ भी घटता है वो हर किसी की यादों की डायरी का एक यादगार पन्ना बन जाता है। बाहर कॉरिडोर में हमारे क्लास टीचर और डीन ग्याओ हाओ अपनी टॉर्च की रोशनी यहाँ मारते हुए चिल्ला रहे थे, क्या बकवास है? कौन छुपा है वहाँ? चलो अपने अपने क्लास में भागो। रुक, तुम दोनों लड़का लड़की कोने में क्या गुल खिला रहे हो? कौन सी क्लास के हो तुम? अंदर मैडम बाहर की डांट फटकार सुनकर आहें भर रही थी, पर तभी अचानक वो एकदम पत्थर जैसी जम गई। उन्हें लगा जैसे अंधेरे में कोई साया सरक कर आया और उनकी टांग को छू गया। इंग्लिश वाली वैन मैडम की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अपनी हील्स खटखटाती हुई दबे पाव सीधे स्टाफ रूम की तरफ दुम दबाकर भाग निकली। उन्होंने सोच लिया था कि भाई, ये क्लास मेरे बस की नहीं है, जिसे जो करना है करे। उधर मेरी हालत पतली थी। मैं जमीन पर आधा झुका हुआ बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। सांसें अटक रही थी। ऊपर से क्लास में किसी महापुरुष ने मौके का फायदा उठाकर अपने मोजे उतार दिए थे, जिससे भयंकर सड़े हुए पैरों की बदबू फैल गई थी। अंधेरा, घुटन, घबराहट और ये गंदी बदबू, सारे जहान के कष्ट मुझ पर ही आ गिरे थे। ये अंधेरे का फोबिया ऐसा भूत था जो 30 साल का होने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी उस शांत और गंभीर लड़की ने फिर से तड़प कर मेरा नाम लिया। उसकी आवाज सुनते ही मेरे धुंधलाते दिमाग में थोड़ी चेतना लौटी। मेरे पास से एक सौंधी सी भीनी भीनी खुशबू आई। उस घने अंधेरे में भी मैं साफ देख सकता था कि लिन नियंचू मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई थी। उसने तुरंत मुझसे पूछा। ऐसा लगा जैसे वो इस बीमारी की डॉक्टर हो। उसने एक ही नजर में भाप लिया कि मेरे साथ क्या लोचा हो रहा है। जैसे ही मुझे थोड़ा होश आया, लिन नियंचू ने तुरंत मुझे सहारा देकर उठाया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, एक बेहद मुलायम, गर्म और नाजुक सा छोटा हाथ मेरी हथेली में समा गया। उसने बड़ी फुर्ती और अपनेपन से मेरी उंगलियों को अपने हाथ में भींच लिया। उसकी आवाज इतनी मीठी और तसल्ली देने वाली थी जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को पुचकार रही हो। वो आगे आगे मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी
और मैं किसी सीधे साधे बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे खिंचा चला जा रहा था। अजीब बात थी, हम अभी भी उसी अंधेरे स्कूल की बिल्डिंग में थे, लेकिन उस एक गर्म हाथ के एहसास ने मेरे दिल से डर का नामो निशान मिटा दिया था। मैं सोचने लगा कि काश 12 साल पहले उस सूखे कुएं में भी किसी ने ऐसे ही मेरा हाथ थामा होता तो शायद वो रात इतनी डरावनी न गुजरती। लिन नियंचू मुझे उस घुटन भरे कॉरिडोर से बाहर लाई। हम सीढ़ियां उतरे और सीधे मैदान के उस खुले हिस्से की तरफ भागे जहां दूर दूर तक कोई दीवार नहीं थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, जिसकी दुधिया रोशनी ने खेल के मैदान की हरी घास पर मानो चांदी की चादर बिछा दी थी। हालांकि आसपास अब भी अंधेरा था, पर उस चमकते चांद को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं निढाल होकर मैदान की घास पर सीधा लेट गया। डर के मारे मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर हो चुका था। लिन नियंचू ने मुड़कर मुझे देखा। वो शायद इस लड़के की ढाल बनकर खड़ी रहना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप मेरे पास ही घास पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को समेट लिया। वो धीरे से बोली, जिन लोगों को निक्टोफोबिया यानी अंधेरे का डर होता है, वो ऐसी बंद और संकरी जगहों पर नहीं रह सकते जहाँ हवा का आना जाना न हो। अगर वो किसी खुली और चमकदार चीज को देख ले तो उन्हें सुकून मिलता है। ये कहते हुए उसने मुस्कुराकर आसमान में चमकते चांद की तरफ इशारा किया। उस चांदनी रात में उस सीधी सादी लड़की की वो मासूम मुस्कान इतनी कयामत लग रही थी कि मानो कोई परी जमीन पर उतर आई हो। वैसे तो वो मुझसे नाराज थी और मुस्कुराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त मुझे दिलासे की जरूरत है। मेरा मूड ठीक करने के लिए उसने खुद से बात आगे बढ़ाई। वैसे चेन हुआइन, तुम्हें पता है चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो सूरज की धूप को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने लेटे लेटे ही कहा, यार तुमने मूड ठीक करने के लिए कितना बोरिंग और किताबी टॉपिक चुना है। लिन नियंचू ने अपना मुंह बना लिया और चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी। माहौल में फिर से वही खामोशी छा गई। आखिर दोपहर को हमारे बीच अच्छा खासा झगड़ा जो हुआ था। मैंने सन्नाटा तोड़ते हुए पूछा, वैसे तुम्हें इस बीमारी के बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता? उसने बेहद धीमी और थोड़ी उदास आवाज में कहा, मेरे पापा को भी अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात को सोते समय उनके कमरे में हमेशा एक छोटा सा बल्ब जलता रहना चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। शायद इसी पापा वाले टॉपिक की वजह से कुछ घंटे पहले हमारे बीच कोल्ड वार शुरू हुई थी। अच्छा, तो ये बात है। मैंने अपने दोनों हाथ सिर के नीचे लगाए और सोचने लगा। लिन नियंचू जिस तरह मुझे किसी बच्चे की तरह सहला रही थी, वो इसलिए था क्योंकि उसे अपने पापा को ऐसे ही संभालने की आदत थी। शायद मेरे और उसके पापा की ये कमजोरी एक जैसी थी। अचानक मेरे दिल में उस शख्स के लिए जिसे मैं पसंद नहीं कर रहा था कड़वाहट थोड़ी कम हो गई। आखिर हम दोनों एक ही दर्द के मारे जो थे। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, मैडम, ओए हमारी क्लास की टॉपर साहिबा, अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? लिन नियंचू वही घुटने मोड़े बैठी रही। उसका वो छोटा सा वजूद उस चांदनी में एक गोल मटोल लड्डू जैसा लग रहा था। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे कुछ तो बोलो। उसने गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से मुझे देखा, पर अपनी जुबान नहीं खोली। चलो भाई, साफ है कि मैडम अभी भी गुस्से में लाल है। मैंने भी सोच लिया कि अब इसे मनाने का नाटक करना ही पड़ेगा। तभी थोड़ी ही देर में लिन नियंचू को मेरे पास से एक करहाने की आवाज आई। उसने झटके से मुड़कर देखा तो पाया कि मैं किसी झींगे की तरह दोहरा हुआ जा रहा था और मेरा पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। चेन हुआइन, तुम्हें क्या हुआ? लिन नियंचू का रंग उड़ गया। वो घबराकर तुरंत मेरे और करीब आई और मेरे कंधे पकड़कर मुझे सीधा करने की कोशिश करने लगी। जब उसने मुझे सीधा किया तो देखा कि मैं पसीने से नहाया हुआ था। हालांकि ये पसीना थोड़ी देर पहले का ही था। मेरे होंठ कांप रहे थे और मैंने अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर उठाया और लिन नियंचू की बाह को कसकर दबोच लिया। मैंने बहुत ही रोनी आवाज में कहा, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? लिन नियंचू ने घबराकर मेरी बात को दोहराया। वो बेचारी कुछ पल के लिए तो एकदम सक्का गई कि आखिर करे तो क्या करे। आखिरकार उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने तुरंत ऊपर आसमान में चमकते चांद की तरफ देखा। बिना एक पल गवाए उसने मुझे सहारा देकर बिठाने की कोशिश की। अब भाई, तुम्हारा ये भाई ठहरा हटा कट्टा चौड़ा नौजवान। उस बेचारी ने तो मानो अपनी जान ही झोंक दी। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे उठाया। फिर वो खुद थोड़ा पीछे खिसकी और उसने मेरे पूरे ऊपरी बदन को अपनी गोद में सुला लिया। अपनी दोनों छोटी छोटी हथेलियों से उसने तुरंत मेरे सिर को सीधा किया और बोली, चेन हुआइन, तुम चांद की तरफ देखो। अरे यार, अब इस माहौल में मेरा खाक चांद देखने का मन करेगा। पीछे से इतनी मस्त भीनी भीनी खुशबू आ रही थी कि अगर साक्षात अप्सरा भी चांद पर बैठकर मुजरा कर रही होती तो भी इस भाई को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कांपते हुए अपने बदन को थोड़ा और पीछे उसकी तरफ सरकाया। पीछे से ठंडी ठंडी हवा का एक झोंका आया और हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं बादलों में तैर रहा हूँ। उसने बड़ी फिक्र के साथ पूछा, अब कुछ ठीक लगा? मैंने फिर से नौटंकी जमाई। नहीं यार, बहुत डर लग रहा है। अभी भी डर लग रहा है? लिन नियंचू बेचारी चिंता के मारे यहाँ वहाँ देखने लगी। वो टॉर्च का जुगाड़ करने के लिए उठने ही वाली थी कि मैंने तपाक से उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने डरी हुई आवाज में कहा, लिन नियंचू। उसने तुरंत मुड़कर देखा। हाँ, मैं यही हूँ।
मैंने उसके उस फिक्रमंद चेहरे को देखा और एकदम मासूम सा मुंह बनाकर रोने वाली शक्ल में बोला, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? उसने झट से कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, कसम से, मुझे तो बस वो एक सेकंड के लिए गुस्सा आया था। अच्छा, ऐसा है क्या? अब भाई, जैसे ही उसने ये बोला, लिन नियंचू की फटी आंखों के सामने मैं अपना नाक खुजाते हुए एकदम टकाटक होकर उठकर बैठ गया। मैंने हंसते हुए कहा, चिल मारो बॉस, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम चंगा हूँ। वो बेचारी एकदम भौचक्की होकर मुझे ताक रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या तमाशा है। अब खुद को बिल्कुल फिट साबित करने के लिए मैं खड़ा हुआ और दांत चीरते हुए उसके सामने अजीबोगरीब डांस स्टेप्स करने लगा। मैंने कहा, देखा, बोला था ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम तंदुरुस्त और फुर्तीला। लिन नियंचू का चेहरा वापस एकदम सख्त हो गया। गुस्से के मारे उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ उठाए और पूरी ताकत से मेरे सीने पर एक जोरदार धक्का मार दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब पीछे गिरने से ठीक पहले मैंने हड़बड़ाहट में उसका हाथ पकड़ लिया। लिन नियंचू इस अचानक लगे झटके को संभाल नहीं पाई और मेरे पीछे गिरने के दबाव से वो भी आगे की तरफ खिंची चली आई। वो धड़ाम से सीधे मेरे सीने पर आ गिरी। हमारी आंखें इतनी करीब थी कि हम एक दूसरे की आंखों में अपनी अपनी परछाई साफ देख सकते थे। साला एकदम तगड़ा रोमांटिक सीन बन गया था। पर भाई, तभी किस्मत का खेल देखो। ठीक उसी पल खेल के मैदान के चारों कोनों की बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स झटके से जल उठी। लो जी, लाइट आ गई। वो लाल रंग का रनिंग ट्रैक और वो हरी हरी घास उस चमचमाती तेज लाइट में बिल्कुल साफ दिखने लगे। लेकिन लाइट आते ही जो नजारा हमारे सामने था, उसने हमारे होश उड़ा दिए। उस मैदान पर सिर्फ हम दोनों नहीं थे गुरु, वहाँ सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में लड़के लड़कियों के जोड़े अपनी अपनी पोजीशन में एकदम स्टैचू बने खड़े थे। कोई हाथ पकड़े खड़ा था, कोई साथ साथ टहल रहा था, तो कोई आमने सामने आंखें मटका रहा था। लेकिन हाँ, जिस तूफानी और जंगली पोजीशन में हम दोनों थे, वैसा कारनामा पूरी क्लास में किसी ने नहीं किया था। तभी थोड़ी दूर पर 6 एकदम खड़ूस और कड़क शक्ल वाले स्कूल के मास्टर ट्रैक पर आते दिखे। उन्होंने एक साथ अपनी अपनी टॉर्च बंद की। वो तीनों क्लासों के डीन और वाइस डीन थे। उनमें से हमारे वो ग्याओ हाउ सर अपनी पतरी आवाज में दहाड़े, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सबके सब सीधे खड़े रहो। चलो एक एक करके अपना नाम और क्लास बताओ। अब उनकी सुनेगा कौन भला। मैदान पर मौजूद सारे स्टूडेंट का दिमाग सटक गया। उस तेज रोशनी में सबके सब तीतर बीतर होकर यहाँ वहाँ दुम दबाकर भागने लगे। मैंने भी आव देखा न ताव, एक हाथ से लिन नियंचू की पतली कमर को लपेटा और दूसरे हाथ से जमीन का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे किसी टेडी बेयर की तरह बड़े प्यार से जमीन पर सीधा खड़ा किया। फिर उसका हाथ पकड़कर भागती हुई भीड़ के साथ खुद भी सर पर दौड़ लगा दी। भाई, लिन नियंचू ठहरी एकदम सीधी और पढ़ाकू लड़की। अगर वो पकड़ी जाती तो आफत आ जाती। स्कूल वाले सीधे घर फोन लगाते और पेरेंट्स को बुलाना तो सबसे छोटी सजा होती। वैसे तो हम दोनों बिल्कुल पाक साफ थे, पर मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं उस खड़ूस ग्याओ हाउ को समझाने बैठता कि मुझे अंधेरे का फोबिया है, तो वो साला आसमान की तरफ मुंह करके ठाठे मारकर हंसता। मेरी बात का रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। पीछे से ग्याओ हाउ अपनी तीखी आवाज में चीखा, सालो भागने की हिम्मत कैसे हुई, पकड़ो इन्हें। लेकिन वो खुद लंगड़ाते हुए बड़ी मटकती चाल से पीछे पीछे आ रहा था और बार बार अपने पिछले हिस्से को हाथ लगा रहा था। अरे बाप रे, मेरी बवासीर। भागती हुई उस भीड़ के बीच लिन नियंचू की सांसें फूल रही थी। उसकी नजरें मेरे उस चौड़े और मजबूत बैक साइड से हट ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सीने पर गिरने वाला सीन घूम रहा था। भले ही वो वाकया कुछ सेकंड का था, पर उस वजह से उस गोरी लड़की के दोनों नाजुक कान गुस्से और शर्म से अभी तक लाल थे। मैंने दौड़ते दौड़ते ही पीछे मुड़कर देखा। लिन नियंचू ने भी आंखें उठाई और हमारी नजरें मिल गई। मैंने उसे देखकर एक बड़ी ही प्यारी और कूल सी स्माइल दी और फिर सीधे आगे देखते हुए भागने लगा। भागते दौड़ते आखिरकार हम दोनों 12वीं क्लास के 28 नंबर रूम वाले कॉरिडोर में पहुंच ही गए। वहाँ हमने देखा कि हमारे स्कूल के 3-4 कपल को मास्टरों ने रंगे हाथों दबोच लिया था। ये देखकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ी तसल्ली हुई। वो कहते हैं ना कि जब खुद बच जाओ और दूसरे फंस जाएं, तो बड़ा कमीना सा मजा आता है। जैसे ही हम अपनी क्लास की तरफ बढ़े, लिन नियंचू अचानक रुक गई और बोली, चेन हुआइंग। मैंने कहा, हाँ क्या हुआ? वो मैं पहले क्लास में जाती हूँ, तुम 3 मिनट रुक कर अंदर आना। मैंने मुस्कुराकर कहा, वाह यार, तुम तो बड़ी दूर की सोचती हो। ठीक है, तुम निकलो, मैं आता हूँ। लिन नियंचू ने अपना सिर झुकाया और मेरे पास से तेजी से निकल गई। मैं तब तक बहाने से टॉयलेट की तरफ हो आया और थोड़ी देर बाद क्लास में दाखिल हुआ। क्लास में कदम रखते ही देखा कि इंग्लिश वाली वैन मैडम का चेहरा उतरा हुआ था। वो पोडियम पर खड़ी थी और उन्होंने बड़ी मुश्किल से पहली बार गुस्सा दिखाते हुए टेबल थपथपाई। ये क्या बदतमीजी है तुम लोगों की? लाइट क्या गई? तुम लोगों ने तो अपनी तमीज ही बेच खाई। पूरी क्लास में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अंदर ही अंदर चोर की तरह आंखें चुरा रहा था। उधर हमारे क्लास टीचर जू झेंग सर क्लास के दरवाजे पर यमराज की तरह खड़े होकर सबको अपनी खूंखार नजरों से घूर रहे थे। मैडम वैन पूरी क्लास में अपनी नजरें घुमाकर
उस काले हाथ वाले को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसने अंधेरे में उनकी टांग छुई थी। तभी उनकी नजर कोने में बैठे माँ क्यूमिंग पर पड़ी। हमारा ये क्लास मॉनिटर अपनी किताबों में मुंह गड़ाए एकदम शरीफों की तरह पढ़ाई का नाटक कर रहा था। उसके चेहरे पर इतनी सच्चाई थी कि पूछो मत। मैडम ने अपनी नजरें वहाँ से हटा ली और सोचने लगी, माँ क्यूमिंग तो बहुत ही संस्कारी और सीधा लड़का है, ये हरकत उसकी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तभी जू झेंग सर पोडियम पर आए और उन्होंने जोर से टेबल पीटी। तुम लोग बहुत उड़ रहे हो ना। हाई चांग, कल अपने मम्मी पापा को लेकर स्कूल आना, समझे। हाई चांग एकदम मायूस होकर अपनी सीट पर खड़ा हो गया। उधर अपनी क्लास का सबसे हैंडसम लौंडा फेंग यिफेंग आज अपनी सीट पर सोया नहीं था, जो कि एक चमत्कार था। वो अपनी उंगली चबाते हुए किसी शर्लॉक होम्स की तरह अपने आसपास के 5 मीटर के दायरे में बैठे हर बंदे को बड़ी शक की नजरों से ताड़ रहा था। असल में लाइट आते ही उसने सबसे पहले माँ क्यूमिंग की कुटाई कर दी थी, पर साले ने मरते दम तक कबूल नहीं किया कि उसने कुछ किया है, यानी अंधेरे में उसे किस करने वाला कोई और ही था। उसने अपनी नजर घुमाकर अपनी बगल में बैठी लड़की चेन फेई को देखा। उस बेचारी का चेहरा शर्म के मारे बंदर के पिछले हिस्से जैसा लाल हो रखा था। उसने पूछा, तुझे क्या हुआ बे, बुखार है क्या? ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिया कर, ठीक हो जाएगी। बस इतनी ही बात हुई और फेंग यिफेंग फिर से जासूसी में लग गया। उसे पूरा शक था कि ये हरकत उस लियू बुनेन की ही है। उधर जू झेंग सर एक एक करके बाकी लड़कों की क्लास लगा रहे थे। खैर आखिर में मेरा और लिन नियंचू का नाम कहीं नहीं आया। हम दोनों बिल्कुल सेफ बच गए। हम दोनों के दिलों में अलग अलग वजहों से लड्डू फूट रहे थे। लाइट जाने के इस पूरे ड्रामे की वजह से आज की नाइट स्टडी समय से पहले ही खत्म कर दी गई। लिन नियंचू ने फटाफट अपना बैग समेटा और मेरे साथ पार्किंग की तरफ आ गई। मैंने बात शुरू करने के लिए कहा, कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना, नर्वस हो रही हो क्या? लिन नियंचू ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अरे यार इसमें डरना क्या है। कल जब इंटरव्यू देने जाओ तो सामने बैठे मेरे पापा के सिर को एक बड़ा सा गोल मूली या गाजर समझ लेना। वो जो भी बोले बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देना, काम पक्का। लिन नियंचू ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी हंसी छूटने ही वाली थी और उसने अपने होठों को भींच लिया। सच कहूँ तो मुझे उसका मुस्कुराना बहुत पसंद था, क्योंकि जब ये लड़की हंसती थी तो कयामत लगती थी। पर अफसोस वो हमेशा अपना खड़ूस और ठंडा चेहरा बनाकर रखती थी। मैं अपनी साइकिल लेकर बाहर आया और देखा कि वो लड़की अपना बैग टांगे चुपचाप पैदल चल रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने अचरज से उसकी तरफ देखा और कहा, अरे साइकिल होते हुए भी पैदल जाओगी क्या? मैंने साइकिल की पीछे वाली सीट को थपथपाया और स्कूल के गेट पर जमा हो रखी भारी भीड़ की तरफ इशारा किया। लिन नियंचू वही जम गई। उसके छोटे छोटे हाथ घबराहट में अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की पैंट को मरोड़ रहे थे। उसने बड़े अड़ियल अंदाज में अपनी गर्दन हिलाकर मना कर दिया। जब भी मैं उससे कुछ पूछता वो शर्माकर अपनी नजरें फेर लेती, अपने बैग की पट्टियों को कसकर पकड़ लेती और चुपचाप सिर झुकाकर आगे आगे पैदल चलने लगती। अब जाकर मुझे समझ आया कि ये माजरा क्या है। ये लड़की असल में शर्मा रही थी। आखिर स्कूल के गेट पर इतनी सारी आंखें जो हमें ताक रही थी, और ऊपर से अगर किसी ने देख लिया कि स्कूल की सबसे खूबसूरत और शांत रहने वाली क्रश मेरी साइकिल की पिछली सीट पर बैठी है, तो कल पूरे स्कूल में हमारे नाम के पर्चे छप जाते। मुझे वो पुरानी बात भी याद आई कि कैसे एक लड़की ने जलन के मारे लिन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि मैं कितना लापरवाह हूँ। लिन पूरे स्कूल में मशहूर थी और जहाँ लोग उससे जलते थे वहाँ अफवाहें उड़ाने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। मैंने समझदारी दिखाई और अपनी साइकिल की स्पीड थोड़ी कम कर दी, जिससे लिन और मेरे बीच एक अच्छा खासा फासला बन गया। जब उसने देखा कि मैं उसकी इज्जत का कितना ख्याल रख रहा हूँ तो उसकी वो घबराहट थोड़ी कम हुई और उसने राहत की सांस ली। इस उम्र के लड़के लड़कियों की कहानी बस ऐसी ही होती है। हम दोनों के बीच वही 10 से 20 मीटर का फासला था और हम एक के पीछे एक चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लिन बीच बीच में मुड़कर देख लेती थी कि मैं पीछे हूँ या नहीं, और मैं हर बार उसकी तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दे देता। कुछ मोड़ मुड़ने के बाद रास्ते पर स्कूल का कोई भी स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम सन्नाटा था। मौका सही देखकर मैंने साइकिल की स्पीड बढ़ाई और सीधे उसके पास जाकर ब्रेक लगाया। मैंने कहा, चलो अब आ जाओ ऊपर, अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। लिन भी बड़ी समझदार थी। उसने तुरंत एक चक्कर काटा, अपनी आइडिया उठाई और लेडीज स्टाइल में टेढ़ी होकर साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने थोड़ा रौब झाड़ते हुए कहा, देखो अगर तुमने मुझे कसकर नहीं पकड़ा तो पक्का धड़ाम से नीचे गिर जाओगी, फिर मत कहना। मेरी ये बात सुनते ही लिन की लंबी लंबी पलकें झपकी। उसने धीरे से अपना वो गोरा चिट्टा नाजुक हाथ आगे बढ़ाया और किसी चोर की तरह उंगलियों से मेरी स्कूल यूनिफॉर्म के जैकेट को पीछे से हल्का सा पकड़ लिया। भाई, मुझे उसकी इस हरकत पर इतनी हंसी आई कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे साइकिल का एक्सीलेटर दबा दिया, मतलब पैडल पर तगड़ा पैर मारा। साइकिल जैसे ही झटके से आगे बढ़ी, लिन का बैलेंस बिगड़ गया। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उसने घबराकर अपनी दोनों बाहें मेरी कमर के चारों तरफ लपेट दी और मुझे कसकर पकड़ लिया। डर के मारे उसके गुलाबी नाखून तक सफेद पड़ गए थे। मैंने हंसते हुए कहा,
अरे यार, जब यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है तो इतना क्या शर्माना, और वैसे भी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ तो है नहीं। साइकिल पर बैठे हुए कमर पकड़ ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अब उस लड़की के दिल के कोने में क्या क्या लड्डू फूट रहे थे, ये इस सीधे साधे भाई को कहाँ पता था। लिन ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और उसके दोनों कान शर्म के मारे टमाटर जैसे लाल हो चुके थे, पर उसकी बाहें मेरी कमर पर वैसी ही कसी हुई थी। अगर कोई और लड़का साइकिल चला रहा होता तो शायद लिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ सामने कोई और नहीं बल्कि चेन हुआइन था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को वो क्लास के खाली समय में सिर्फ चुपके ताका करती थी, आज वो लड़का खुद उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर घुमा रहा है। अंधेरे के उस साए में जहाँ कोई देखने वाला नहीं था, उस शर्म और झिझक के बाद उस लड़की के होठों पर एक ऐसी प्यारी और सच्ची खुशी वाली मुस्कान आई जो बहुत कम देखने को मिलती थी। वो मन ही मन सोच रही थी, काश ये पूरी दुनिया इसी पल इसी जगह हमेशा के लिए रुक जाए। उसने दिल से ये दुआ तो मांगी, पर उसे अच्छे से पता था कि खुशियाँ इस दुनिया में किसी को भी मिल सकती है, पर उसकी फूटी किस्मत में खुशियाँ कहा। वो तो बचपन से ही बदकिस्मती का शिकार थी। उधर मैं अपनी ही धुन में मगन यो हनी सिंह या केके का कोई मस्त गाना गुनगुनाते हुए मजे से साइकिल के पैडल मार रहा था और हम सीधे मेरे घर के बड़े से सुपरमार्केट की तरफ बढ़ रहे थे। लिन ने बड़े अचरज से अपना सिर उठाया और पूछा, ये तुम कौन सा गाना गा रहे हो? मैंने कहा, अरे ये तो अपने जेडी भाई का लेटेस्ट गाना है। उसने मासूमियत से कहा, मैंने तो ये गाना पहले कभी नहीं सुना। मैंने हल्का सा अपना सिर घुमाया, तब जाकर मेरे दिमाग की बत्ती जली कि भाई ये गाना तो 2014 में रिलीज होने वाला है और अभी साला 2010 चल रहा है। मैं अंदर ही अंदर हंसा और सोचा कि मैं भी ना बार बार भूल जाता हूँ कि मेरी लाइफ रिस्टार्ट हुई है। मैं टाइम ट्रेवल करके वापस आया हूँ। इस नई जिंदगी में मेरी सबसे पहली ख्वाहिश तो यही थी कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूं और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूं, ताकि पिछली जिंदगी में कॉलेज न जा पाने का जो मलाल था वो खत्म हो सके। वैसे मैंने बहुत सी कहानियों में पढ़ा है कि लोग टाइम ट्रेवल करते ही सीधे बिजनेस में कूद जाते हैं और पैसा छापने लगते हैं, पर यार जिंदगी दोबारा मिलने का असली मतलब पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई जवानी को खुलकर जीना है। मेरा पहला मकसद है इस स्टूडेंट लाइफ के मजे लेना। हाँ, पैसा भी कमाएंगे, पर वो सब 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद देखा जाएगा। और अगर किस्मत अच्छी रही और मैं लिन के साथ एक ही कॉलेज में पहुंच गया तो भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा। पर मुझे पता था कि ये सिर्फ एक हसीन सपना है, क्योंकि लिन तो टॉपर है। उसका निशाना सीधे IIT या टॉप यूनिवर्सिटी पर होगा। तभी अचानक सामने वाले चौराहे पर रेड लाइट देखकर मैंने जोर से ब्रेक मारा। लिन इस अचानक लगे झटके से संभल नहीं पाई और पीछे से सीधे मेरी पीठ पर टकराई। उसकी उस छुअन से एक पल के लिए तो मेरा दिल जोरों से धड़का, पर मैंने तुरंत अपने भटकते हुए दिमाग को संभाले रखा। मैंने बड़े ही गंभीर और फिल्मी अंदाज में सामने की रेड लाइट को देखा और एक बहुत बड़ी कसम खाई। मैंने चिल्लाकर कहा, लिन, अब से मैं क्लास का बैक बेंचर और फिस अड्डी बनकर नहीं रहूंगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा, जमकर पढ़ाई करूंगा और एक शानदार कॉलेज में जाकर दिखाऊंगा। अब जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े जितने भी लोग थे सब मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। बेचारी लिन शर्म के मारे पानी पानी हो गई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने दबी आवाज में कहा, ठीक है बाबा, ट्यूशन पढ़ लेना, अब ग्रीन लाइट हो गई है, जल्दी साइकिल आगे बढ़ाओ, लोग देख रहे हैं। सच कहूँ तो मेरी सरेआम नौटंकी की वजह से उसका मन कर रहा था कि वो मुझे वही 2-4 थप्पड़ रसीद कर दे। रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार हम दोनों मेरे पापा के सुपरमार्केट पहुंच गए। ये सुपरमार्केट हमारी वांगजियांग रोड के इलाके में काफी बड़ा और मशहूर था। लिन साइकिल से उतरी। मैंने साइकिल को गेट के पास स्टैंड पर खड़ा किया और उससे कहा, तुम जरा यही बाहर रुको, मैं अंदर जाकर पापा से बात करके आता हूँ। वो शरीफ लड़की वही खड़ी हो गई और उसने सीधे बच्चों की तरह हमें सिर हिला दिया, पर वो घबराहट में बार बार अपनी यूनिफॉर्म की आस्तीन को मरोड़े जा रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। क्योंकि आज वो सिर्फ दुकान के मालिक से नहीं मिलने आई थी, बल्कि वो चेन हुआइन के पापा से मिलने आई थी। हालांकि उसे पता था कि इस मुलाकात का उसकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसका दिल धक धक कर रहा था। मैंने अंदर घुसते ही जोर से आवाज लगाई, ओ एक कैप्टन, जिससे काउंटर पर बैठे मेरे पापा चेन तियान झटके से डर गए। जब पापा ने मुड़कर मुझे देखा तो उनके उस गुस्से से भरे चेहरे को देखकर मेरी हंसी छूटने को हुई। हम दोनों बाप बेटे दुकान से बाहर आए। बाहर खड़ी लिन ने जैसे ही पापा को देखा, उसने तुरंत अपनी पोजीशन बदली। उसकी लंबी लंबी पलकें डर के मारे कांपने लगी और उसने बड़ी ही घबराई हुई आवाज में नमस्ते किया। पापा का वो कड़क चेहरा एकदम से सिकुड़ गया। उन्होंने जबरदस्ती चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की और बोले, हाँ खुश रहो बेटा। इतना बोलते ही पापा ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए वापस दुकान के अंदर ले गए। पापा ने फुसफुसाते हुए डांटा, अबे ओए चमगादड़ की औलाद, तू इतनी सुंदर और सुशील लड़की को कहाँ से फंसा कर ले आया बे? मुझे तो लगा था कोई लड़का होगा काम करने के लिए। तुझे डर नहीं लगता? अगर उसके बाप को पता चला तो वो तेरी चटनी बना देगा। मैंने कहा, अरे पापा चिल मारो, वो मेरी क्लासमेट है, मेरी बेंच पर बैठती है। पापा ने बिना सोचे समझे
मेरे सिर पर एक जोरदार टपली रसीद कर दी। साले झूठ बोलता है, ये लड़की शक्ल से ही किसी बड़े घर की खानदानी रईस लगती है, इसे पैसों की क्या कमी होगी भला? तूने पक्का इस भोली लड़की को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया है ना? इतना कहकर पापा ने पैर से चप्पल निकालने की एक्टिंग की। मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। मैंने तुरंत पैंतरा बदला और अपनी कमर मटकाते हुए उनकी चप्पल की रेंज से दूर भागा। मैंने कहा, अरे कसम से पापा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वो अपनी मर्जी से काम करने आई है। पापा गुस्से में लाल होकर मेरी तरफ लपके। कुछ भी हो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, उसे अभी के अभी मना कर और घर भेज। तेरी इन हरकतों की वजह से कहीं मेरी चलती चलती दुकान बंद न हो जाए। इतना कहकर पापा ने मेरे पिछले हिस्से पर एक लात जमाई और मुझे दुकान से बाहर धकेल दिया। मैं बड़े ही अजीब और फनी पोज में दुकान के बाहर आ गिरा। थोड़ा शर्मिंदा होकर मैंने अपना सिर खुजाया। तभी लिन ने अपना सिर झुकाया। उसके होठों पर एक बड़ी ही बेबसी और उदासी भरी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, चेन हुआइन, मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए। इतना कहकर वो मुड़ी और उस अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। मैं तुरंत भागा और उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मैंने कहा, अरे रुको तो सही। वो लड़की आधी मुड़ी। उसने अपने बालों की लटों के पीछे अपनी उन लाल हो चुकी आंखों को छुपाने की कोशिश की जो रोने रोने को हो रही थी। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, काफी देर हो गई है, अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुंची तो मेरे पापा परेशान हो जाएंगे। असल में हुआ ये था कि उसने दुकान के अंदर हमारे चिल्लाने की आवाजें सुन ली थी। भले ही उसे पूरी बात समझ न आई हो, उसे बस इतना लगा कि बाप बेटे के बीच झगड़ा उसकी वजह से हो रहा है। वो लड़की दिल की इतनी कोमल और कम आत्मविश्वास वाली थी कि हर मुसीबत का कसूरवार खुद को ही मान लेती थी। मैंने दुकान की तरफ देखा पर उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैंने बड़े ही हक से कहा, तुम बस 1 मिनट यही रुको, सिर्फ 1 मिनट। अगर तुम यहाँ से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? उसने धीरे से कहा, प्लीज तुम अपने पापा से लड़ाई मत करो। लड़ाई? अरे तुम्हारा ये भाई बातों से मसले हल नहीं करता। इतना कहकर मैं दोबारा दुकान के गेट पर गया और लात मारकर दरवाजा खोला। काउंटर के पास खड़े पापा ने मुड़कर देखा और चिल्लाए, साले तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैंने अपनी 4 उंगलियां हवा में उठाई और बड़े ही सीरियस लुक के साथ पापा की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आप उसे यहाँ काम पर रखने को तैयार हो जाओ तो मैं इस बार के मंथली एग्जाम में क्लास के टॉप 40 बच्चों में आकर दिखाऊंगा। ये बात सुनते ही पापा का गुस्सा गायब हो गया। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और मुझे ऊपर से नीचे तक बड़े मजे से ताड़ा। फिर उन्होंने अपनी डायरी को टेबल पर पटका। पापा बोले, टॉप 30। मैंने हैरान होकर अपनी भौहें चढ़ाई। अरे नहीं पापा, ये तो ज्यादती है। ज्यादा से ज्यादा टॉप 39, टॉप 30। अच्छा चलो टॉप 36, टॉप 30। अरे यार फाइनल करो, टॉप 35। पापा ने जोश में आकर मेरी तरफ उंगली उठाई और हंसते हुए बोले, डन, बात पक्की। मैंने अपना सिर पीटा। धोखा दिया आपने मुझे, बुढ़े बड़े चालू निकले आप तो। पापा ने फिर से गुस्से में चप्पल उठाने का नाटक किया और मैं तुरंत 2 कदम पीछे हो गया। मैंने कहा, चलो ठीक है, टॉप 35 ही सही, मंजूर है। पापा ने पीछे से आवाज लगाई, याद रखना अगर टॉप 35 में नहीं आया तो मैं उस लड़की को उसी दिन नौकरी से निकाल दूंगा, ये मेरा वादा है। भाई साहब, हमारी क्लास में कुल 53 बच्चे थे और टॉप 35 में आने का मतलब था कि मुझे पूरे स्कूल की रैंक में कम से कम 500 बच्चों को पीछे छोड़ना होगा और मेरे पास टाइम सिर्फ 1 महीने का था। खैर, मैं जैसे ही बाहर लिन को बुलाने के लिए मुड़ा, पीछे से पापा की एक और गंभीर आवाज आई, तू उससे प्यार करता है क्या? मैं बस मुड़ने ही वाला था कि पापा फिर बोले, बेटा अपनी औकात देख जरा, वो इतनी बड़ी संस्कारी लड़की है, वो तुझे भाव भी क्यों देगी? तू उसके लिए चाहे आसमान के तारे ही क्यों न तोड़ लाए, वो भविष्य में मुड़कर भी तुझे नहीं देखेगी। इसलिए ये आशिकी का भूत उतार और सुधर जा। मैंने हवा में हाथ हिलाया जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन के लिए मेरा प्यार बहुत ही साफ और पवित्र था। मैं तो उसे एक छोटी बच्ची की तरह प्रोटेक्ट करना चाहता था। लोग साला फालतू में मुझे मजनू समझ रहे थे। मैं दुकान के बाहर आया तो देखा कि लिन सच में बहुत भोली थी। वो कहीं गई नहीं थी, लेकिन हाँ, जो लड़की पहले दुकान की रोशनी में खड़ी थी वो अब सड़क के एक अंधेरे कोने में जाकर दुबक गई थी। उसका वो कमजोर और छोटा सा साया वहाँ अकेला खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो रात की एक तेज हवा का झोंका आएगा और वो लड़की उस अंधेरे में हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी। वो साया देखकर सच में मेरा दिल बैठ गया। बड़ा तरस आया उस पर। फिर भी मैंने खुद को संभाला और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अरे ओए, वहाँ अंधेरे में क्या कर रही है? मुझे डराने का इरादा है क्या? लिन मेरी आवाज सुनते ही घबराकर तुरंत अंधेरे से बाहर निकल आई। मैं उससे कुछ और कहने ही वाला था कि मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू के निशान थे जिन्हें वो ठीक से पोंछ भी नहीं पाई थी। वो अपनी रुआंसी आवाज को छुपाते हुए बोली, नहीं, वो अभी दुकान के अंदर कुछ कस्टमर थे ना, इसलिए मैं बस थोड़ा साइड में होकर खड़ी हो गई थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सीधे उसका हाथ पकड़ा और उसे दुकान के अंदर खींच लाया और सीधे पापा के सामने खड़ा कर दिया। पापा ने उसकी तरफ देखा और बड़े ही शांत स्वभाव में बोले, चलो बेटा मेरे साथ आओ, पहले तुम्हें पूरी दुकान का एक चक्कर लगवा देता हूँ, समझा देता हूँ क्या कैसे करना है।
पापा आगे आगे चलने लगे। चलते हुए उनकी नजर लिन के उस गुलाबी रंग के स्कूल बैग पर पड़ी। उन्हें शायद अंदर ही अंदर कुछ एहसास हुआ, पर उन्होंने अपनी बात जाहिर नहीं होने दी। लिन एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह उनके पीछे पीछे चल दी। उसने चलते चलते ही अपने बैग से एक छोटी सी नोटबुक और पेन निकाल लिया और ऐसे खड़ी हो गई जैसे क्लास में टीचर का लेक्चर नोट करने वाली हो। पापा ने मुड़कर उसे देखा तो उन्हें बड़ी हंसी आई। वो बोले, अरे अरे, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई बहुत बड़ा या भारी काम नहीं है, और वैसे भी तुम तो सिर्फ रात को कुछ देर के लिए ही आओगी, है ना? उसने धीरे से कहा। जी पापा, मतलब जी अंकल। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे और मैं किसी फिक्रमंद बाप की तरह पीछे पीछे चलते हुए लिन की पीठ को ताक रहा था। मेरे चेहरे पर एक बड़ी ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान थी। पापा आगे बढ़ते हुए उसे दुकान के छोटे मोटे काम समझाने लगे। काम वैसे बहुत कम और बड़े आसान थे, पर लिन इतनी सीरियस थी कि हर एक बात को अपनी डायरी में नोट कर रही थी। पापा बोले, देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन शेल्फ पर जो सामान कम हो उसे ठीक से लगा देना, काउंटर पर बैठकर कैश संभाल लेना, और हाँ, रात को जब भीड़ कम हो जाए तो थोड़ी साफ सफाई कर देना, और ये जो मीट मछली वाला फ्रीजर है इसका टेम्परेचर हमेशा कूल रखना, बंद मत होने देना। इतना समझाने के बाद पापा की नजर पास में पड़े एक कचरे के डिब्बे पर पड़ी। उन्होंने पहले उस कचरे को देखा और फिर बड़ी टेढ़ी नजरों से मेरी तरफ घूमे। अरे ओए नवाबजादे, जरा इस कचरे को उठाकर बाहर फेंक करा। मैंने तुरंत मुंह बनाया। आप खुद क्यों नहीं फेंक देते? हमेशा मेरे ही भरोसे बैठे रहते हो क्या? पापा ने रोब झाड़ते हुए कहा। क्योंकि इस दुकान का मालिक मैं हूँ, समझा। पूरी दुकान का राउंड मारने के बाद हम तीनों वापस काउंटर के पास आ गए। पापा ने अपनी जैकेट पहनी और बोले, हाँ तो चेन हुआइन, अब तू अपनी इस क्लासमेट को जरा ये समझा दे कि कंप्यूटर और कैश काउंटर कैसे संभालना है। मैं जरा घर के लिए निकलता हूँ। पापा जैसे ही दुकान से बाहर गए, मैंने लिन से कहा, तुम तब तक जरा दुकान घूमकर चीजें देख लो, मैं तुम्हारे लिए एक लिस्ट बना देता हूँ कि तुम्हें किन बातों का ख्याल रखना है। मैंने 5 मिनट लगाकर कागज पर कुछ पॉइंट्स लिखे। जैसे ही मैंने सिर उठाया, देखा कि पापा पैर पटकते हुए वापस दुकान के अंदर आ रहे थे। अरे यार, धत तेरी की, मैं अपना बैग तो यही भूल गया, पापा बड़बड़ाए। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि पापा अपना बैग लेने के बजाय एक ही जगह पर बुत बने खड़े थे और सामने की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। मुझे लगा कहीं लिन के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। मैं तुरंत काउंटर से निकला और पापा के बगल में जाकर खड़ा हो गया। सामने का नजारा देखकर हम बाप बेटे दोनों के होश उड़ गए। दुकान की 2 बड़ी अलमारियों के बीच वो लड़की घुटनों के बल जमीन पर बैठी हुई थी। उसे न जाने कहां से एक पुराना गीला कपड़ा मिल गया था और वो उससे फर्श पर लगे दाग धब्बों को बड़ी शिद्दत से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। पीछे से उसका वो साया इतना शांत, इतना गंभीर और मासूम लग रहा था कि पूछो मत। वो इतनी बारीकी और तसल्ली से फर्श साफ कर रही थी, मानो वो कोई ऐसा फर्ज निभा रही हो जो सिर्फ उसी का काम था। पापा का दिल ये नजारा देखकर पिघल गया। उनके चेहरे के कड़क भाव पूरी तरह बदल गए। उन्होंने बड़े ही भावुक होकर अपनी गर्दन घुमाई और दबी आवाज में मुझसे पूछा, अरे हुआइन, सच सच बता, कौन है लड़की? मैंने एक लंबी सांस ली। मेरा दिल भी भर आया था। पुरानी बातों को याद करते हुए मैंने बहुत ही भारी मन से कहा, पापा, वो बहुत ही सीधी और बेचारी लड़की है। पापा ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में एक कड़क बात कही, याद रखना, अगर तू इस बार एग्जाम में टॉप 35 में नहीं आया तो ये लड़की यहाँ काम नहीं करेगी। मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर बाहर चले गए। मैंने मन ही मन कहा, बड़ा ही पत्थर दिल बाप है यार, पर इस बार तो मैं भी जिद पर अड़ गया हूँ। टॉप 35 में आकर ही दम लूंगा। अब चाहे लिन की बात हो या मेरे अपने फ्यूचर की, मुझे अब जी जान लगानी ही थी। सिर्फ 1 साल का वक्त था मेरे पास और मेरे इस 15 साल पुराने जंग लगे दिमाग से मुझे 2 साल का सिलेबस कवर करना था। रास्ता मुश्किल था, पर पिछली जिंदगी की तरह इस बार मैं पढ़ाई से भाग नहीं रहा था। मुझे पता था कि मुझे अपनी इस नई जिंदगी में क्या हासिल करना है। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस फर्श साफ करती लड़की की तरफ बढ़ा। लिन ने जैसे ही आहट सुनी, उसने मुड़कर देखा। वो हाथ में गंदा कपड़ा लिए धीरे से खड़ी हो गई और बड़े ही सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगी। उसका चेहरा एकदम शांत था, मानो जमीन पर बैठकर पोछा लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। वो इस काम की आदी लग रही थी। मैं उसके करीब गया और बिना कुछ सोचे समझे प्यार से उंगली से उसके साफ सुथरे माथे पर एक टपली मार दी। मैंने डांटते हुए कहा, अरे तू पागल है क्या? जब दुकान में झाड़ू पोछा रखा है तो जमीन पर घुटने टेक कर इस छोटे से कपड़े से फर्श साफ करने की क्या जरूरत थी? लिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और डर के मारे अपना सिर थोड़ा पीछे खींच लिया। उसने अपनी उन मासूम और सहमी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने दबी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ यही कपड़ा मिला था। मैं नीचे झुका और उसके घुटनों पर लगी धूल को अपने हाथों से झाड़ने लगा। तो भी तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझे? लिन थोड़ी शर्मा गई और उसने झटके से अपना पैर एक कदम पीछे खींच लिया। पर अंकल ने कहा था ना कि रात को जब कस्टमर कम हो जाएं तो थोड़ी साफ सफाई कर सकते हैं। मैंने बड़े ही कड़क अंदाज में उसकी तरफ उंगली उठाई। लिन को लगा कि मैं फिर से उसके माथे पर टपली मारने वाला हूँ,
तो उसने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली और आंखें बंद कर ली, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा, चल अब इस गंदे कपड़े को फेंक यहाँ से। कितना गंदा है ये? उसने मासूमियत से पूछा। कहाँ फेंकूं? मैंने मजाक में कहा। मेरे मुंह पर फेंक दे। लिन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। आखिरकार उसने उस कपड़े को धीरे से नीचे जमीन पर डाल दिया। मैंने कहा, चल मेरे पीछे आ। रास्ते में एक छोटा सा स्टोर रूम आया। मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये हमारा स्टोर रूम है, यही झाड़ू पोछा रहता है। तुम पहले अंदर जाकर अपने हाथ अच्छे से धो लो और फिर बाहर कैश काउंटर पर मुझसे मिलो। लिन हाथ धोकर काउंटर के पास आई। उसने देखा कि मैं दराज में से कड़कड़ाते हुए लाल रंग के नोट निकाल रहा था। पूरे 500 रुपए थे। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। लो अपना हाथ आगे करो। लिन बुद्ध बनी खड़ी रही। उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अरे बाबा, ये हमारी दुकान का एक पुराना नियम है। यहाँ जो भी नया स्टाफ आता है उसे महीने की शुरुआत में ही एडवांस सैलरी दे दी जाती है। सब ऐसे ही लेते हैं। मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा था कि तभी दुकान के अंदर काम करने वाला एक और स्टाफ जो एप्रन पहने था बाहर जाने लगा। वो बोला, छोटे मालिक, मेरा टाइम हो गया, मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। मैंने हड़बड़ाहट में वो 500 रुपए काउंटर के नीचे छुपा लिए और उसे देखकर सिर हिलाया। हाँ भाई, बिल्कुल, आराम से जाना, रास्ते में ध्यान रखना। जैसे ही वो स्टाफ बाहर गया, लिन ने मेरी चोरी पकड़ ली थी। वो अपनी उन कटीली और खूबसूरत आंखों से मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, बहाने मत बनाओ, मुझे सब समझ आ रहा है। मैंने काउंटर की टेबल पर हाथ पटका और झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, ये क्या तरीका है देखने का? क्या 500 रुपए तुझे कम लग रहे हैं? लिन ने अपना सिर झुकाया और बहुत ही धीमे स्वर में बोली, मुझे एडवांस में पैसे नहीं चाहिए, मुझे बाकी स्टाफ की तरह सही समय पर ही सैलरी चाहिए। मैंने फिर से टेबल थपथपाई और रौब झाड़ते हुए कहा, अरे तू यहाँ 5 साल से दुकान चला रही है या मैं? ज्यादा 3-5 मत कर, वरना नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा, समझा? लिन ने अपनी आंखें उठाई और अपनी उस शांत गंभीर नजरों से मुझे देखने लगी। उसकी शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि वो कह रही हो, देख लिया तुम्हारा सस्पेंड करना, जो करना है कर लो। मैंने अपना पासा बदला और बड़े ही शातिर अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा बेटा, लगता है तू चाहती है कि उस दिन स्कूल की छत पर तूने मेरे साथ जो हरकत की थी वो बात मैं सीधे अपने पापा को बता दूं। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो बुरी तरह घबरा गई और उसने झपटकर वो 500 रुपए मेरे हाथ से छीन लिए। उसने उन नोटों को अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने कहा, देखो तुम यहाँ बहुत कम समय के लिए काम करोगी, इसलिए तुम्हारी सैलरी बाकी लोगों से थोड़ी कम है। महीने के 500 रुपए मिलेंगे और हाँ, अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा तो बोनस भी मिल सकता है। इतना कहते हुए मैं थोड़ा काउंटर के ऊपर झुका और उसके और करीब आया। और सुनो, अगर तुम बीच बीच में अपने इस खड़ूस बॉस को खुश करने का कोई तरीका ढूंढ लो तो सैलरी बढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरी ये डबल मीनिंग बात सुनते ही लिन के दोनों कान एकदम लाल हो गए, मानो उनमें से खून निकल आएगा। उसने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया और उन 500 रुपयों को अपने सीने से और कसकर चिपका लिया। वो बेचारी जितनी घबराई हुई थी उतनी ही उसे मुझ पर चिढ़ भी आ रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम लड़कियां भी ना कहाँ दिमाग दौड़ाने लगती हो। मैं काउंटर से उठा और उसके पास जाकर उसके सिर के बालों को प्यार से बिगाड़ दिया। अरे मेरे कहने का मतलब था कि तुम हमेशा ऐसा सड़ियल चेहरा मत बनाकर रखा करो, थोड़ा मुस्कुराया करो। बॉस को खुश रखने का ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये कि तुम मुझे पढ़ाई में मदद करोगी। लिन ने तुरंत अपना सिर उठाया और बड़ी ही संजीदगी से बोली, हाँ मैं तुम्हें पक्का पढ़ाई करवाऊंगी, बहुत मन लगाकर पढ़ाऊंगी। मैंने कहा, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, आखिर उसी शर्त पर तो तुम्हारी ये नौकरी बची है। तो याद रखना, इस शनिवार को तुम सीधे मेरे घर आ रही हो। अच्छा ये बताओ, अपनी इस पहली कमाई का क्या करने का इरादा है? मैंने उसके सीने से चिपके उन नोटों की तरफ इशारा किया। लिन को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और 500 में से 100 का नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो बोली, ये लो तुम्हारे पुराने पैसे। मैंने मुस्कुराकर वो नोट थाम लिया। जब मैंने उसे अपनी जेब में रखा तो देखा कि लिन का चेहरा अभी भी लाल था और वो कुछ कहना चाह रही थी पर हिचकिचा रही थी। उसने बहुत ही धीमी मक्खी जैसी आवाज में कहा, मेरे बाकी के 13.5 रुपए वापस करो। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर दुकान गूंज उठे ऐसी जोरदार हंसी हंसा। हाँ यार, कसम से मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। मैंने अपनी जेब से छुट्टे पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। लिन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उन पैसों को ऐसे लिया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैंने मजे लेते हुए कहा, क्यों मैडम, एक बार गिन नहीं लोगी क्या? कहीं कम तो नहीं है? लिन ने तुरंत मना करते हुए सिर हिलाया। उसका वो गोरा चेहरा इस वक्त कश्मीरी सेब या टमाटर की तरह लाल हो चुका था। मैंने पूछा, अच्छा तो अब बाकी बचे पैसों का क्या प्लान है? भैया 2010 का जमाना था और एक स्कूल जाने वाले बच्चे की जेब में 400 रुपए होना किसी लॉटरी लगने से कम नहीं था। लिन ने बड़े ही हिसाब किताब वाले अंदाज में उंगलियों पर गिनाते हुए कहा, 100 रुपए से मैं अपना स्कूल का लंच कार्ड रिचार्ज करवाऊंगी और 100 रुपए से पढ़ाई के लिए कुछ जरूरी किताबें और स्टेशनरी खरीदूंगी। यहाँ आकर वो रुक गई। शायद आगे का उसने अभी सोचा नहीं था।
मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, और सुनो, 50 रुपए बचा कर रखना, वो जो अपनी क्लास की नई यूनिफॉर्म यानी स्कूल ड्रेस बनने वाली है ना, उसके लिए देने हैं। लिन ने मेरी बात सुनी। वो एक पल के लिए सक्का गई और फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। उसने कहा, मुझे क्लास की वो ड्रेस नहीं खरीदनी। मैंने अपने दोनों हाथ कैश काउंटर की टेबल पर टिकाए और ऊपर छत की तरफ देखने लगा। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, बात तो तुम्हारी भी सही है, सिर्फ स्पोर्ट्स डे के दिन वो परेड करने के लिए ही तो ड्रेस चाहिए। लेकिन लिन, मेरी एक बात याद रखना, हमारी ये जवानी, ये स्कूल के दिन जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आते हैं। आज से 10-15 साल बाद जब हम बड़े हो जाएंगे तो शायद मुझे इस बात का पछतावा होगा कि मैंने उस समय मन लगाकर पढ़ाई क्यों नहीं की। और तुम्हें शायद इस बात का अफसोस होगा कि तुमने उस वक्त वो सुंदर सी स्कर्ट पहनकर स्कूल के आखिरी स्पोर्ट्स डे में हिस्सा क्यों नहीं लिया। इतना कहकर मैंने नीचे झुककर उस मासूम लड़की की तरफ देखा। मेरी आंखों में एक शरारती मुस्कान थी और मैं सीधे उसकी आंखों में झांक रहा था। लिन ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और गहरी सोच में डूब गई। घबराहट में उसकी उंगलियां उस नोट पर कसने लगी थी, पर वो इतनी भोली थी कि उस कड़कड़ाते नोट को मरोड़ना भी नहीं चाहती थी ताकि वो खराब न हो जाए। उसे इस तरह असमंजस में फंसा देखकर मुझे कोई चिढ़ नहीं हुई, बल्कि मेरा दिल भर आया। मुझे उस पर बहुत तरस आया। सिर्फ 50 रुपए की तो बात थी, पर वो बेचारी इस 50 रुपए के लिए ऐसे फैसला ले रही थी मानो जिंदगी और मौत का सवाल हो। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, चलो एक काम करते हैं, तुम अभी वो ड्रेस खरीद लो। जब स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाएगा तो तुम उस पहनी हुई ड्रेस को 20% डिस्काउंट पर मुझे वापस बेच देना। क्या कहती हो? लिन ने बड़े अचरज से मेरी तरफ देखा। मैंने बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाकर कहा, और हाँ, याद रखना, मुझे वो ड्रेस यूज्ड कंडीशन में ही चाहिए, तभी बात बनेगी। खैर, रात को जब मैं दुकान बढ़ाकर अपने घर पहुंचा तो देखा कि मम्मी पापा दोनों लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे और मेरी तरफ बड़ी ही रहस्यमयी नजरों से देख रहे थे। साफ बात थी, बुढ़े ने दुकान वाली पूरी कहानी अपनी बीवी को मिर्च मसाला लगाकर सुना दी थी। पापा ने कड़क आवाज में कहा, अरे ओए नवाबजादे, याद रखना, अगर इस बार के टेस्ट में तू क्लास के टॉप 35 बच्चों में नहीं आया तो मैं अपनी बात का पक्का हूँ, उस लड़की को काम से निकाल दूंगा। पर हमारी मम्मी का ध्यान तो किसी और ही बात पर था। वो बड़ी उत्सुकता से बोली, अरे अजी, सुनते हो, तुम जो कह रहे थे कि वो लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है, क्या वो सच में इतनी प्यारी है? पापा ने मुंह बनाया, अरे भाग्यवान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, सच में साक्षात अप्सरा जैसी लगती है, एकदम संस्कारी। मम्मी थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली, वाह, फिर तो अगली बार जब इस लड़के की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो स्कूल में ही जाऊंगी, मुझे भी देखना है उस बच्ची को। पापा ने फिर मेरी तरफ देखा और पूछा, वैसे हुआइन, उस लड़की के घर वाले क्या करते हैं बे? उसकी शक्ल सूरत और तौर तरीकों से तो वो किसी बड़े खानदान की लगती है, फिर उसे पैसों की ऐसी क्या किल्लत आ गई कि दुकान पर काम कर रही है? मैंने अपने कंधे उचका दिए और कहा कि मुझे भी कुछ नहीं पता। सच में लिन का वो राजसी चेहरा और उसकी शालीनता देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये लड़की दुकान पर मिलने वाला 5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट भी नहीं खरीद सकती। मेरा मन भी बहुत करता था कि मैं जानूं कि उसके घर के क्या हालात हैं, पर मुझे अच्छे से पता था कि ये किसी लड़की की पर्सनल लाइफ का मामला है। अगर मैंने ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश की तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। मैं चुपचाप पानी पी ही रहा था कि तभी मेरी छोटी बहन के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला। उस छोटी नौटंकी ने अंदर से ही मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया, भैया यहाँ आओ ना। मेरी छोटी बहन पिंकी ने मुझे अंदर बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर सीधे बेड पर बिठा लिया। वो बड़े ही प्यार से मेरी बाहों से लिपट गई और अपना छोटा सा सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसने बड़ी ही मासूम और मक्खन लगाने वाली आवाज में कहा, भैया क्या कल दोपहर को आप मेरे स्कूल जाकर मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड कर दोगे प्लीज? मैंने उस छोटी चूहिया के गाल खींचे और उसका सिर ऊपर उठाकर पूछा, हाँ भाई, पहले सच सच बता, माजरा क्या है? क्या गुल खिलाया है तूने? पिंकी ने एकदम रोतलू शक्ल बनाई और बोली, वो भैया, मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला था। पिछले सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में मेरी रैंक टॉप 20 में नहीं आई। अगर मम्मी को पता चला ना तो वो मार मार कर मेरा पिछला हिस्सा लाल कर देंगी। प्लीज बचा लो भैया। मैंने हंसते हुए कहा, चल ठीक है, रो मत, इस बार संभाल लेता हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? वो खुशी से उछल पड़ी, अरे वाह, मेरे भैया दुनिया के सबसे बेस्ट भैया है, लव यू भैया। अगले दिन स्कूल में जब बड़ा वाला लंच ब्रेक हुआ तो मैंने देखा कि लिन हाथ में वही 500 का नोट लेकर हमारी क्लास के मॉनिटर के पास जा रही थी। उसने अपना नाम और साइज लिखवाया और थोड़ी देर बाद छुट्टे पैसे लेकर वापस अपनी सीट पर आ गई। तभी हमारी क्लास के एक लड़के ने मुड़कर देखा और बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, अरे भाई, ये लिन इस बार स्पोर्ट्स डे के मार्च पास्ट में हिस्सा ले रही है क्या? कमाल है। तो क्या इस बार स्कूल के बैनर और बोर्ड को आगे लेकर चलने वाली लड़की बदल जाएगी? लिन जैसे ही अपनी सीट पर आई, मैं चुपचाप अपनी किताब पढ़ रहा था। उसने बहुत ही दबी आवाज में मेरे कानों के पास आकर कुछ कहा। इतना बोलते ही उसके दोनों कान शर्म से लाल हो गए और उसने तुरंत अपनी किताब को आड़ा खड़ा कर लिया ताकि मैं उसका शर्माता हुआ चेहरा न देख सकूं। मैं मन ही मन मुस्कुराया और वापस अपनी पढ़ाई में लग गया। दोपहर की दूसरी क्लास के वक्त लिन ने नोटिस किया कि उसकी बगल वाली सीट खाली थी। हाँ भाई,
तुम्हारा ये भाई क्लास बंक करके रफू चक्कर हो चुका था। मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म उतारी, अपनी पसंद की हुडी पहनी और दोनों हाथ जेब में डालकर मजे से 65 नंबर स्कूल की तरफ चल दिया, जहाँ मेरी बहन पढ़ती थी। सालों बाद इस रास्ते पर आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। सड़क पार करते ही मेरी नजर सड़क के किनारे वाले फुटपाथ और हरी घास की पट्टी पर पड़ी। वहाँ मुझे वही जाना पहचाना साया दिखाई दिया। वो शख्स आज भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे सालों पहले दिखता था। वही पुरानी अजीब सी हरकतें। मैंने पास के एक छोटे दुकान से 2 लॉलीपॉप खरीदे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं उसके बगल में फुटपाथ पर बैठ गया और बड़े प्यार से एक लॉलीपॉप उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो अंकल, लॉलीपॉप खाओ। उस अजीब से दिखने वाले अंकल ने बड़े चाव से वो लॉलीपॉप ले लिया और हंसते हुए बोले, अरे थैंक यू बेटा। पर जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़े, वो 1 सेकंड के लिए ठहर गए। फिर उनके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और अचरज भरी मुस्कान आई और वो ताली बजाकर चिल्लाए, अरे छोटा साधु आ गया। मेरे चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सच कहूँ तो सालों बाद भी उनका मुझे इस नाम से पुकारना दिल को छू गया। दरअसल मैं स्कूल के दिनों से ही अपने बाल बहुत छोटे मिलिट्री कट रखता था, इसलिए वो मुझे हमेशा छोटा साधु कहते थे। 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, पर वो इस बात को भूले नहीं थे। तभी पीछे से एक बुजुर्ग झाड़ू लगाने वाले दादाजी की आवाज आई। वो बोले, बेटा ये यहाँ बेचारा अपनी बेटी के स्कूल से छूटने का इंतजार कर रहा है, पर इसकी दिमागी हालत ऐसी है कि ये बार बार भूल जाता है कि इसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और हाई स्कूल में पढ़ती है। मैंने मुड़कर पूछा, अरे दादाजी आप इन्हें जानते हो क्या? दादाजी भी हमारे पास फुटपाथ पर बैठ गए और एक ठंडी आह भरकर बोले, अरे बेटा इस इलाके में इन्हें कौन नहीं जानता। बड़ी ही दुख भरी कहानी है इस बेचारे की। आज भले ही तुम्हें ये ऐसा पागल और सीधा साधा दिख रहा हो, पर 90 के दशक में इस आदमी का पूरे शहर में डंका बजता था। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था ये। मैंने अचरज से उस अंकल की तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दादाजी आगे बताने लगे, फिर क्या था बेटा, अपनों ने ही पीठ में छुरा घूम दिया। साले साझेदारों ने ऐसा धोखा दिया कि कंपनी दिवालिया हो गई। घर, गाड़ी सब नीलाम हो गया। इसका एक बेटा और एक बेटी थी। पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया, पर फिर भी जैसे तैसे ये लोग गुजर बसर कर ही रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। इसकी पत्नी को ब्लड कैंसर हो गया। इलाज के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी जेब में। 1 साल तक वो बेचारी तड़पती रही और आखिर में दम तोड़ दिया। मैं ये सब सुनकर एकदम सुन्न हो गया। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। पत्नी के जाने के बाद इस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी, अपने बेटे और बेटी को पालने लगा। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बेटा जब अपनी 10वीं के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो पेपर से कुछ दिन पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। उस छोटे बच्चे को ज्यादा समझ नहीं था। गाड़ी वाले ने उसे डरा धमका कर हाथ में 500 रुपए थमा दिए। वो बच्चा पैर घसीटते हुए चुपचाप घर आ गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर अंदरूनी चोट इतनी गहरी थी कि उसी रात सोते सोते उस मासूम की जान चली गई। साला, सिर्फ 500 रुपए में एक जवान बेटे की जिंदगी खत्म हो गई। ये सुनते ही मेरी सांसें मानो गले में ही अटक गई। कलेजा कांप उठा मेरा। दादाजी ने आगे कहा, बस बेटा, एक के बाद एक इतने बड़े सदमे ये इंसान झेल नहीं पाया। दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि ये पूरी तरह पागल हो गया। दादाजी ने अपने हाथ फैलाए और बोले, सच में भगवान ने इसके साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैंने रुआंसी आवाज में पूछा, पर दादाजी इसकी एक बेटी भी तो थी ना, वो कहाँ है? दादाजी ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सबसे ज्यादा तरस तो उस बेचारी बच्ची पर आता है। जब इनका सब कुछ बर्बाद हुआ तो वो मुश्किल से 3 साल की थी। होश संभालने के बाद से उसने कभी सुख का एक दिन नहीं देखा। भाई की मौत हो गई, बाप पागल हो गया। वो छोटी सी बच्ची इतनी कम उम्र में खुद स्कूल भी जाती है, पढ़ाई भी करती है और घर आकर अपने इस पागल बाप को एक छोटे बच्चे की तरह संभालती भी है। आज तक उसने अपने बाप को कोई तकलीफ नहीं होने दी। बहुत ही देवी जैसी लड़की है वो कहते हैं ना कि किस्मत भी हमेशा कमजोर धागे पर ही वार करती है और मुसीबतें भी उसी के घर आती है जो पहले से ही टूटा हुआ हो। दादाजी इतना कहकर वहाँ से उठकर चले गए। मैं वही फुटपाथ पर बुद्ध बना बैठा रहा। मैंने एक बार फिर अपने बगल में बैठे उस मासूम अंकल को देखा जो मजे से लॉलीपॉप चूस रहे थे। मेरा दिल इतना भारी हो गया कि मैं तुरंत उठा, पास की दुकान पर गया और एक बड़ा सा थैला भरकर ब्रेड, बिस्कुट और खाने पीने का सामान खरीद लाया। मैंने वो पूरा थैला बड़े प्यार से उनकी गोद में रख दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, मैंने देखा कि स्कूल के गेट से मेरी छोटी बहन पिंकी बाहर आ रही थी और मुझे देखकर हाथ हिला रही थी। खैर, पिंकी की पेरेंट्स टीचर मीटिंग निपटाते निपटाते शाम हो गई। जब मैं वापस अपने स्कूल पहुंचा तो नाइट स्टडी की क्लास शुरू होने वाली थी। मैं जैसे ही अपनी क्लास के दरवाजे के पास पहुंचा तो सामने से लिन स्टाफ रूम से बाहर निकल रही थी। हम दोनों बिल्कुल आमने सामने आकर रुक गए। हम दोनों के मुंह से एक साथ एक ही बात निकली, अरे तुम। इस अचानक हुई ट्यूनिंग और इत्तेफाक की वजह से लिन शर्मा गई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। मैं मुस्कुराने लगा तो उसने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी और क्लास के अंदर चली गई। रात की क्लास के वक्त बाकी बच्चे तो अपना होमवर्क और असाइनमेंट करने में बिजी थे, पर तुम्हारा ये भाई सिर्फ किताबों के थ्योरी वाले पन्ने पलट रहा था।
वैसे भी स्कूल के सारे टीचरों ने मुझे गधा समझकर मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मैंने मैथ गणित की पहली किताब पूरी खत्म की और जैसे ही किताब बंद की मेरी नजर क्लास के आखिरी बेंच पर बैठे उन बैकबेंचर्स पर पड़ी जो सिर्फ टाइम पास करने आते थे। हमारी क्लास में कुल 53 बच्चे थे, जिसका मतलब था कि अगर मुझे पापा की शर्त के मुताबिक टॉप 35 में आना है तो मुझे कम से कम 18 बच्चों को पछाड़ना होगा। पर भाई, इस बार इस चेन हुआइन का निशाना सिर्फ टॉप 35 पर नहीं था, मुझे तो बहुत आगे जाना था। इंग्लिश के सब्जेक्ट में तो मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था। कसम से इस सब्जेक्ट में तो शायद लिन भी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाती, पर बाकी के जो सब्जेक्ट थे, खासकर मैथ और फिजिक्स, उनमें मेरी हालत थोड़ी टाइट थी। तभी मेरी नजर अपनी बगल की लाइन में घोड़े बेचकर सो रहे फेंग यीफेंग पर पड़ी। ये लौंडा हमारी क्लास का वो अजूबा था जो हर टेस्ट में हमेशा नीचे से 10वीं रैंक पर फिक्स रहता था। पर मुझे अच्छे से याद था कि पिछली जिंदगी में इसी लड़के ने बोर्ड एग्जाम में 600 से ज्यादा नंबर लाकर पूरे स्कूल के होश उड़ा दिए थे। साला असली छुपा रुस्तम था ये, और उसकी इस काया पलट के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारी इंग्लिश वाली वैन मैडम थी। बाद में तो इन दोनों ने लव मैरिज भी कर ली थी और इनका एक प्यारा सा बच्चा भी हुआ। बड़ी मस्त लाइफ सेट हुई थी इसकी, पर उसकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट अगले सेमेस्टर में आने वाला था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि साला असली मर्द तो ये फेंग यीफेंग है, जिसने सिर्फ एक लड़की के प्यार में एक ही सेमेस्टर के अंदर पासा पलट दिया और बैकबेंचर से सीधे टॉपर बनकर 600 से ज्यादा नंबर ले आया। खैर, मैं अपनी सीट से उठा और थोड़ा फ्रेश होने के लिए टॉयलेट की तरफ चला गया। पर जब मैं 2 मिनट बाद वापस क्लास में आया तो मैंने देखा कि लिन अपनी सीट पर नहीं थी। सिर्फ उसकी सीट ही खाली नहीं थी, बल्कि उसका वो गुलाबी रंग का स्कूल बैग भी वहाँ से गायब था। मैंने आसपास के लड़कों से पूछा तो सबने कहा, पता नहीं यार, वो तो अभी चुपचाप अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। मैंने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि हमारे क्लास टीचर जू झींग सर पोडियम पर खड़े खड़े बड़ी ही अजीब नजरों से मुझे ही ताड़ रहे थे। उन्होंने अपने सीधे हाथ की 2 उंगलियों को मोड़कर पहले अपनी आंखों की तरफ इशारा किया और फिर हवा में मेरी तरफ उंगली तान दी, मानो कह रहे हो, बेटा मेरी नजर तुझ पर ही है। साला ये मास्टर भी किसी जासूस से कम नहीं था। खैर, जैसे ही नाइट स्टडी की क्लास खत्म हुई मैं तुरंत अपनी साइकिल उठाकर सीधे पापा के सुपरमार्केट की तरफ भागा। दुकान के अंदर घुसते ही देखा कि काउंटर पर बैठे मेरे पापा चेन तियान साहब हाथ में एक छोटा सा शीशा लिए बड़े मजे से अपनी नाक के बाल कतर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने अपना सिर उठाया। पापा बोले, क्यों बे हुआइन, तू और वो लड़की, तुम दोनों के स्कूल की छुट्टी का टाइम अलग अलग है क्या? मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या वो यहाँ आई थी? पापा ने कहा, अरे आई थी क्या मतलब, वो तो कब की आ चुकी है और चुपचाप अपने काम में लगी है। कसम से वो छोटी बच्ची इतनी ज्यादा मेहनती है कि तेरे जैसे कामचोर से तो वो 1000 गुना बेहतर है। मैंने तुरंत मुड़कर दुकान के अंदर देखा। वहाँ लिन लाल रंग की वो छोटी सी जैकेट पहने खड़ी थी जो हमारे सुपरमार्केट की स्टाफ यूनिफॉर्म थी। वैसे तो वो लाल जैकेट इतनी बकवास थी कि मुझे हमेशा से बहुत बेकार लगती थी, पर यार जब लिन ने उसे पहना था तो वो उसमें इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि क्या बताऊं। खैर, कपड़ा भले ही बकवास था पर उसे पहनने वाली लड़की कयामत लग रही थी। मुझे देखते ही लिन के हाथ पल भर के लिए रुक गए। उसने थोड़ी झिझक के साथ अपनी नजरें मुझसे चुराई और सीधे पापा की तरफ देखकर पूछा, अंकल क्या इन खाली बोतलों को भी कचरे में फेंक देना है? पापा ने लापरवाही से सिर हिलाया। हाँ बेटा, फेंक दो, बाहर जो बड़ा वाला डस्टबिन रखा है उसी में डाल आओ। लिन के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखी। वो बोली, पर अंकल इन खाली बोतलों को कबाड़ी वाले को बेचकर तो कुछ पैसे मिल सकते हैं ना? पापा ने हाथ चमकाया। अरे इन 2-4 बोतलों से कौन से लाखों रुपए मिल जाएंगे, छोड़ो ये सब, फेंक आओ। मैंने तुरंत पापा के आगे रखी टेबल पर हाथ पटका और कहा, अरे पापा ये क्या बात हुई? अन्न का अपमान और सामान की बर्बादी पाप है, समझे? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये बात भूल गए क्या आप? और फिर मैंने लिन की तरफ देखकर थोड़े कड़क अंदाज में हुक्म सुनाया, सुनो, तुम जाओ और अंदर से एक बड़ा सा बोरा या कट्टा ढूंढ कर लाओ और इन सारी बोतलों को उसमें इकट्ठा करके रख लो। मेरी ये बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी ही प्यारी सी खुशी आ गई। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और अपने काम पर लग गई। उधर मेरे पापा एकदम भौचक्के होकर मुझे ताक रहे थे कि साला बेटा बाप को ही ज्ञान दे रहा है। मैंने पापा के पास जाकर दबी आवाज में डांटते हुए कहा, अरे पापा बस करो यार, वो बेचारी महीने के सिर्फ 500 रुपए ले रही है और ये दुकान इतनी बड़ी है, क्या आप ये पूरा साफ सफाई का काम उसी अकेले के भरोसे छोड़ दोगे? पापा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है बे? उसने खुद आगे बढ़कर मुझसे कहा कि वो सफाई करना चाहती है। मैंने जबरदस्ती थोड़ी ना की है। बात तो सही थी, ऐसी अड़ियल और खुददार हरकत सिर्फ वही लड़की कर सकती थी। मैंने अपना स्कूल बैग काउंटर पर पटका और सीधे दुकान के अंदर उस काम करती हुई लड़की की तरफ बढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दुकान के एक शांत कोने में ले आया। मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो मैडम का ये प्लान था, तुम सीधे क्लास टीचर के पास गई और बहाना बनाकर अपनी नाइट स्टडी आधे घंटे पहले ही खत्म करवा ली ताकि मेरे क्लास में रहने के दौरान ही तुम चुपके से यहाँ भाग सको, है ना? उस शरीफ लड़की के पास
मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी रही और घबराहट में अपने दोनों छोटे हाथों से एक खाली बोतल को कसकर पकड़े रही। मैंने उसके हाथ से वो खाली बोतल छीनी और उसके पीछे की दीवार पर हाथ टिकाते हुए उसे थोड़ा डराया। क्या तुम पागल हो गए हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ ज्यादा देर तक काम करोगी तो ये खड़ूस बुढ़ा तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, समझे? लिन ने अपनी सुंदर आंखें उठाई और बड़ी ही सच्चाई के साथ मेरी तरफ देखा। वो बोली, मुझे अपनी सैलरी नहीं बढ़वानी है। हमारे स्कूल की नाइट स्टडी रात के 9 बजे खत्म होती है और यहाँ दुकान पर काम करके मैं 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। मतलब मैं रोज सिर्फ 1 घंटा ही काम कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे पूरे महीने के 500 रुपए दे रहे हो। उसने फिर से अपना सिर झुका लिया और बड़े ही अड़ियल सुर में बोली, 500 रुपए मेरे काम के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अरे भाई, 500 रुपए तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं? मेरा तो दिमाग ही सटक गया। मैंने कहा, तुम्हें पता भी है कि बाकी स्टाफ को कितनी सैलरी मिलती है? लिन ने मना करते हुए सिर हिलाया। मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, पर मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी मेहनत से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और अगर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो मुझे काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी इसी में है। मैंने अपना सिर पीटा। यार तुम भी ना इतनी अड़ियल और जिद्दी कैसे हो सकती हो? गुस्से के मारे मेरे हाथ सीधे उसके उस गोरे और मासूम चेहरे के पास पहुंच गए। मेरा मन कर रहा था कि उसके गाल खींच लूं। लिन ने जैसे ही मेरे इन हाथों को अपने चेहरे के करीब आते देखा, वो घबराकर एक कदम पीछे हट गई और मुझे धमकी देते हुए बोली, देखो, अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की या मुझे परेशान किया तो मैं सीधे अंकल को बता दूंगी। खैर, मैं समझ गया कि इस लड़की से बहस जीतना नामुमकिन है। भाई, बिल्कुल नामुमकिन। मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली और कहा, चलो ठीक है, जो करना है करो, पर एक बात याद रखना, इस काम के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई का जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे? जैसे ही मैंने अपने कदम पीछे खींचे, लिन के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत और खिलखिलाती हुई मुस्कान आ गई और उसने बड़ी फुर्ती से हाँ में सिर हिला दिया। उसकी उस मुस्कान को देखकर मेरी सारी चिढ़ और गुस्सा हवा हो गए और मैं भी अपनी बेबसी पर मुस्कुराने लगा। और देखते ही देखते वक्त का पहिया घूम गया। पूरे 1 साल के बाद जब हमारे 12वीं के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया तो भाई साहब, तुम्हारे इस भाई ने पूरे स्कूल में 7वीं रैंक हासिल की थी और उधर अपनी लिन, वो तो पूरे स्टेट में 3रे नंबर पर टॉपर आई थी। जिस रात रिजल्ट आया उसी सुहानी रात को मैं अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ने जा रहा था। जब हम उसी पुरानी सड़क से गुजर रहे थे जहाँ पापा का वो सुपरमार्केट था, तो अचानक लिन ने पीछे से मेरी कमर को बहुत कसकर पकड़ लिया। उसने अपना वो कोमल चेहरा मेरी पीठ पर टिका दिया। हवा में एक अजीब सी खामोशी और रोमांस घुल गया था। उसने बहुत ही दबी और मीठी आवाज में कहा, चेन हुआइन, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, जो एहसान मुझ पर है, मैं उन्हें चुकाना चाहती हूँ, पर एक अलग अंदाज में। मैंने तुरंत साइकिल के ब्रेक लगाए और मुड़कर पीछे उसकी तरफ देखा। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और उस चांदनी रात में उस लड़की के दोनों कान शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो चुके थे। पर इस बार उसने शर्माकर अपनी नजरें मुझसे नहीं चुराई, बल्कि वो सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसने बहुत ही प्यार से धीरे से कहा, क्या मैं ये एहसान पूरी जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभा कर चुका सकती हूँ? मैंने साइकिल वही रोक दी और उस चांदनी की दुधिया रोशनी में उसकी आंखों में अपने लिए वो बेइंतहा प्यार देखकर मेरा दिल हमेशा के लिए उसका हो गया। और यही हमारी ये प्यारी सी कहानी खत्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और इस नए चैनल को खूब सारा सपोर्ट और प्यार देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।